Now, what is peptic ulcer disease? It is a condition in which painful sores or ulcer develop in the lining of stomach or the first part of small intestine, that is duodenum. ठीक है, तो नाम से ही पता है पेप्टिक, पेप्टिक मतलब स्टमक. ठीक है, एंड अल्सर, यू ऑल नो व्हाट इज अल्सर. ठीक है, जो भी लाइनिंग है स्टमक की उसके अंदर डिस्ट्रप्शन होगा, दैट इज अल्सर. अब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं पेप्टिक अल्सर्स डेवलप होने के? एनसेड अब्यूज. ठीक है, इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है, क्रोनिक इलनेस है, लिवर किडनी लंग डिजीजेस, कोई भी क्रोनिक इलनेस है, या रेगुलरली ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, ओके, एंड स्मोकिंग. ठीक है, ये इसके रिस्क फैक्टर्स हैं. नो कॉजेज क्या है अल्सर के? तो अल्सर के कॉजेज के अंदर है एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन. ठीक है, इट इज about 50% of the world population has H. pylori infection but without any symptoms. केवल 5 to 10 to 15% लोगों के अंदर ही ये डेवलप होता है अल्सर्स के अंदर. बिना पूछे आ जाओ अब. ठीक है, अब H. pylori infection में क्या होता है कि बैक्टीरिया इट स्टिक टू द लेयर ऑफ म्यूकस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड कॉजेज इरिटेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटेक्टिव लाइनिंग. इस प्रोटेक्टिव लाइनिंग, म्यूकस लाइनिंग के ब्रेकडाउन की वजह से क्या होगा कि स्टमक में वैसे ही एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, गैस्ट्रिक जूस क्या है? एसिडिक है. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उस एसिड से वो एक्सपोज हो जाएगी स्टमक लाइनिंग. एच पाइलोरी बैक्टीरिया ने तो क्या किया, वो स्टिक हुआ म्यूकस लाइनिंग से. ठीक है, वहां इन्फ्लेमेशन किया, इरिटेशन किया और ब्रेकडाउन ऑफ द म्यूकस लाइनिंग, प्रोटेक्टिव लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया. अब म्यूकोसा एक्सपोज हो गई, वो किससे कॉन्टेक्ट में आ जाएगी? गैस्ट्रिक जूस से, एसिड से. तो उससे फर्दर उसका डैमेज हो जाएगा. ठीक है, breakdown is a problem because stomach has strong acids to digest the food. Now ठीक है, तो इसमें तो ये वाली etiology होगी. अब मैंने बताया कि 10 to 15% लोगों के अंदर ही अल्सर डेवलप होता है, जबकि ये इन्फेक्शन 50% पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर मिलता है. नेक्स्ट सबसे सबसे फर्स्ट एक तो हो गया एच पाइलोरी. नेक्स्ट कॉमन कॉज हो गया एनसेड अब्यूज. ठीक है, तो एनसेड अब्यूज के अंदर क्या होगा, ये भी म्यूकस लेयर को डैमेज करती है. ठीक है, तो इसमें एस्प्रिन, नेप्रोक्सेन, आइबुप्रोफेन ये सब आती हैं. तो ये दो कॉजेज हैं जो हमें याद होने चाहिए तुम लोगों को. इसके अलावा मैंने और कॉजेज क्या बताए थे? रेगुलर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारे रिस्क फैक्टर्स बताए थे. लेकिन कॉजेज अगर पूछेंगे तो एच पाइलोरी एंड एनसेड अब्यूज. ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे? पेप्टिक अल्सर है तो क्या होंगे सिम्टम्स? बर्निंग पेन होगा. ठीक है, मिडिल एंड अपर स्टमक बिटवीन मील्स एंड एट द नाइट. अब ये डिपेंड करेगा कि आफ्टर मील्स हो रहा है या हंगर की वजह से इंड्यूस हो रहा है, कि तुम्हारे स्टमक में अल्सर है या डियोडेनल अल्सर है. साइट के ऊपर डिपेंड करता है. अगर स्टमक में अल्सर है तो आफ्टर मील्स जैसे ही खाना खाओगे वैसे ही पेन होता है. ठीक है, और डियोडेनल अल्सर कब होता है? जब स्टमक से एम्प्टिंग हो जाती है, डियोडेनम के अंदर फूड चला जाता है, तब उस टाइम पे डियोडेनल अल्सर में पेन होता है. ठीक है, तो हंगर की वजह से डियोडेनल अल्सर एंड खाना खाने के बाद स्टमक अल्सर के अंदर पेन. सिम्टम्स क्या क्या होंगे? बर्निंग पेन होगा, ब्लोटिंग, हार्ट बर्न, नॉजिया एंड वॉमिटिंग. सिवियर केसेस में क्या होगा, क्योंकि अल्सर है, ब्लीडिंग हो रही है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, तो इस वजह से क्या होगा, ब्लड से क्या होगा, आरबीसी, आरबीसी में क्या होगा, हीम. ठीक है, तो इस वजह से ब्लैक स्टूल हो रहा है, डार्क ब्लैक स्टूल. वॉमिटिंग, वेट लॉस, सिवियर पेन इन द मिड एंड अपर एब्डोमेन. अब ये डिफरेंस है डियोडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर. इसमें ये वाला जो है ऑनसेट, ये मैंने अभी बताया 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग एंड मिडनाइट. क्यों? क्योंकि जब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग हो जाएगी उसके बाद होगा इसमें. ठीक है, और ये वाला इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग. ठीक है, अल्सर हमारा इरिटेट हो जाएगा फूड से तुरंत ही, जस्ट आफ्टर ईटिंग. तो ये इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग और ये 2 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग. ठीक है, तो ये किससे इंड्यूस हुआ? इट इज एग्रीगेटेड बाय हंगर एंड इट इज एग्रीगेटेड बाय द ईटिंग. अब जहां तक एज ऑफ ऑनसेट की बात है तो डियोडेनल अल्सर में थोड़ा 10 साल कम है, 10-20 साल कम है, 30 to 40 ईयर्स, ये 50 to 60 ईयर्स हो गया. दोनों मेल्स में ही कॉमन है. ठीक है, और ऑक्यूपेशन दोनों स्ट्रेस इंड्यूस्ड है दोनों ही. ठीक है, इसके अलावा मैंने जो कॉजेज बताए थे एच पाइलोरी एंड एनसेड अब्यूज.
अब इन्वेस्टिगेशंस में क्या है, सबसे अल्सर को हमें देखना है तो कैसे देखेंगे, एंडोस्कोपिकली, ठीक है। इसका कोई ग्रॉस तुम लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए कभी भी पेशेंट ऑपरेट नहीं होगा, ये कोई मैलिग्नेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये एंडोस्कोपिकली फाइंडिंग होगी। तो एंडोस्कोपिकली एंडोस्कोप हम इंसर्ट करेंगे थ्रू थ्रोट, तो और फिर वहां से हम बायोप्सी कर, इसकी एंडोस्कोपिक इमेज में तुम्हें बताऊंगी अभी। एच पाइलोरी टेस्ट क्या होता है, ब्रीथ टेस्ट होता है, यूरियस टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये नाम याद रख लेना इसका, यूरियस टेस्ट, जो कि ब्रीथ टेस्ट होता है एक तरह का। और इमेजिंग टेस्ट के अंदर क्या होता है, एक्सरे एंड सिटी स्कैन, इनके थ्रू हम देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अल्सर्स जो है बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, इसको तो फटाफट से देख लो। इसमें बेसिकली इसको मैलिग्नेंट क्यों बोल रहे हैं, ये देखो पहले इमेज देखो, इसके अंदर कैसी रोल्ड आउट इमेजेस हैं, ठीक है, और इसमें कैसी है, पंच्ड आउट इमेजेस हैं। ये बिनाइन अल्सर है, ये मैलिग्नेंट अल्सर है, ठीक है। अब इसमें जो बिनाइन है उसका जो इंसिडेंस है वो दोनों सेक्सेस में इक्वल है, मेल्स एंड फीमेल्स, जबकि मैलिग्नेंट जो है एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर है और मेल्स में ज़्यादा कॉमन है। साइड दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही है। अल्सर की पोजीशन हम देखें तो बिनाइन इज सेंट्रल एंड मैलिग्नेंट इज इसेंट्रिक, ये याद करने वाली बातें हैं। अल्सर और अल्सर का शेप है राउंड, मैलिग्नेंट है तो इर्रेगुलर होगा, मैलिग्नेंसी का साइन ही है कि इर्रेगुलर होगा, ठीक है। अल्सर कॉलर भी इर्रेगुलर होगा, फोल्ड का शेप भी इर्रेगुलर होगा, ठीक है। और प्रोजेक्शन बियॉन्ड द गैस्ट्रिक वॉल मल्टीपल, ठीक है, इसको तो छोड़ो। अब मॉर्फोलॉजी, ये मैंने इमेज जो दिखाई है ये बेसिकली ग्रॉस इमेज नहीं है, ये एंडोस्कोपी की इमेज है, ठीक है। तो एंडोस्कोप, तो ये कहाँ पे कॉमनली मिलता है ये पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन लोकेशन क्या होगी, स्टमक के अंदर, लेसर कर्वेचर एंड एंट्रम, ठीक है। जो उसके बाद क्या स्टार्ट होता है हमारा, डियोडेनम, ठीक है। तो ये वही एरिया कॉमन याद रख लो, लेसर कर्वेचर, एंट्रम एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम, ठीक है। और कैसा होगा, सॉलिटरी होगा, शार्पली डिमार्केटेड, स्लाइटली एलिवेटेड एरिथमेटस एंड इडिमेटस, ये देखो एरिथमेटस, इडिमेटस, और ये शार्पली डिमार्केटेड। साइज कितना होता है इसका, 0.5 to 2 सेंटीमीटर, मे बी 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है। लेकिन साइज से हम मैलिग्नेंसी प्रिडिक्ट नहीं करते कि मैलिग्नेंसी के लिए क्या था, इरेगुलर पंच और कैसे रोल्ड आउट मार्जिन थे, ठीक है। ये ड्यूडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर का एंडोस्कोपी इमेज है। ये वाइट वाइट क्या दिख रहा है इसमें, ये एक्सुडेट्स हैं, इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स। अल्सर के ऊपर क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेटरी फिब्रिनस मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, वो ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इसकी माइक्रोस्कोपी में दिखाती हूँ। देखो अल्सर क्या हुआ कि जो म्यूकोजल लेयर है उसमें ब्रीच हो गया है, तो ये स्टमक की लाइनिंग है, ये म्यूकोजल लेयर हो गई, ये सब म्यूकोजा हो गई, ये वाली कौन सी होगी, मस्कुलरिस म्यूकोजा। फिर यही लैमिना प्रोप्रिया है, म्यूकोजल लाइनिंग है, लैमिना प्रोप्रिया और म्यूकोजल लाइनिंग के बीच में ये क्या हो गई, लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। तो म्यूकोजल लाइनिंग और लैमिना प्रोप्रिया दोनों को मिला के हमने क्या बोल दिया, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ये मस्कुलरिस म्यूकोसी, मसल लेयर, फिर ये सब म्यूकोजा और ये मस्कुलरिस प्रोप्रिया, और लास्ट में आती है सिरोसा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मिल रहा है तुम्हें, सबसे पहले तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को देखो, यहां से ये, यहां से ये, यहां पे ब्रीच हो गया म्यूकोजल लेयर के अंदर, डैमेज हो गया, दैट इज अल्सर, ठीक है। ये अल्सर बेस है। इसके अलावा क्या मिलेगा, नेक्स्ट देखते हैं हम। ये देखो ये म्यूकोजल लेयर है, ये म्यूकोजल लाइनिंग है, ये लैमिना प्रोप्रिया हो गया, इसको पूरे को मिला के हमने क्या बोल दिया, म्यूकोजल लाइनिंग, ठीक है। ये लैमिना प्रोप्रिया, ये मस्कुलरिस म्यूकोजी एंड सब म्यूकोजा इसके नीचे। अब यहाँ देखो अल्सरेटेड म्यूकोजा है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये नेक्रोटिक सुपरफिशियल एक्सुडेटिव जोन दिख रहा है। इसमें क्या दिख रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स दिख रहे हैं, और ये कैसा मटेरियल दिख रहा है, ए सेलुलर सा मटेरियल दिख रहा है। ये क्या हो गया, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट हो गया अल्सर बेस के ऊपर। नीचे क्या हो रहा है, कोई भी हीलिंग प्रोसेस होती है बॉडी में, तुमने अगर चैप्टर पढ़ा होगा उसके अंदर, तुम्हारे रॉबिन्स के अंदर हीलिंग ऑफ वुंड, उसके अंदर तुमने देखा होगा कि ग्रेनुलेशन टिश्यू तो पहले ही आता है जैसे हीलिंग स्टार्ट होती है। तो ये अल्सर के नीचे अब हीलिंग तो स्टार्ट करेगी ना बॉडी, तो यहाँ पे ये ग्रेनुलेशन टिश्यू है,
और यहाँ नीचे क्या हो रही है, फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गई है, तो इसको जोन ऑफ सिकट्राइजेशन बोल रहे हैं, ठीक है। दिस इज जोन ऑफ ग्रैन्युलेशन, जोन ऑफ सिकट्राइजेशन, और ये तुम्हारा नेक्रोटिक जोन हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। ये ऐसे दिखेगी माइक्रोस्कोपिकली इमेज, अभी तुम लोगों को नीचे दिखाएंगे, स्लाइड होगी तो, ठीक है। तो ये क्या है, फिब्रिनस एक्सुडेट है, एक्यूट इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट। ये ग्रैन्युलेशन टिश्यू कैसे पहचान में आ रहा है, ये ब्लड वेसल्स देख रहे हो, ये ब्लड वेसल्स, ठीक है। जब ये वैस्कुलेचर इंक्रीज हो जाता है टिश्यू के अंदर, आसपास क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलेशन टिश्यू, ठीक है। ये क्या है, जोन ऑफ फाइब्रोसिस। बाकी लेयर्स अगर तुम्हें समझ पा रहे हो इसके अंदर, तो ये हमारी म्यूकोजा है, ये लैमिना प्रोप्रिया, ये पूरा सब म्यूकोजा वाला पार्ट हो गया, और ये तुम्हारी मस्कुलैरिस प्रोप्रिया, ठीक है। इसके कंपैरिजन में ये तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो ये फीचर्स याद रख लो, ठीक है। एक तो ब्रीच होगा म्यूकोजल लाइनिंग के अंदर, ये देखो ये ब्रीच है, तो ये अल्सरेटेड म्यूकोजा हो गई, जोन ऑफ नेक्रोसिस, क्योंकि यहाँ पे एक्यूट फिब्रिनस एक्सुडेट है ये पूरा, ये ग्रैन्युलेशन, जोन ऑफ ग्रैन्युलेशन टिश्यू है, एंड जोन ऑफ सिकट्राइजेशन है, ठीक है। आ गया समझ में इतना। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे इसके पेप्टिक अल्सर के, भाई हम देख रहे हैं म्यूकोजल लेयर तो डैमेज हो ही रही है, इसके अलावा क्या होगा कि पेनिट्रेशन हो जाएगा, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी भी डैमेज हो गई अगर, तो ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशन हो सकता है, अगर पूरी थ्रू आउट द वॉल अगर अल्सर जो है पूरा वॉल को ही क्रॉस कर जाए तो क्या हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगा। इसके अलावा पायलोरिक स्टेनोसिस, अगर पायलोरस के अंदर हो रहा है तो वहां पे सिकट्राइजेशन की वजह से, ठीक है, ठीक है, इतना ही है। अब तुम लोग